हेलो गाइस एंड वेलकम बैक। तो आई होप कि आप सभी अपना लॉकडाउन एंजॉय कर रहे होंगे। मैं भी कर रहा हूँ। बहुत सारी नई नई चीज़ें आप लोग सीख रहे होंगे, कर रहे होंगे, बहुत सारी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये इसको आप एक पॉजिटिव तरीके से आप ले सकते हैं। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करें और आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी करें, क्योंकि ऐसा मौका हर बार नहीं मिलता है कि एग्ज़ाम्स डिले हो जाएं या आपको जो प्रिपरेशन का टाइम है वो आपको बहुत सारा मिल जाए। तो ऐसा जनरली नहीं होता है, लेकिन अभी ऐसा हो रहा है। तो इस समय का आप अच्छे से यूज़ कीजिए और बहुत सारी पढ़ाई कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। साथ ही जो गवर्नमेंट रूल्स हैं उनको फॉलो कीजिए और अपने आसपास जो भी ऐसे लोग हैं जिनको मदद की ज़रूरत है, अगर आप कर सकें तो ज़रूर करें। तो आज का टॉपिक काफ़ी खास है, क्योंकि मैं एक ऐसी चीज़ के ऊपर बात करने वाला हूं जिसको लेके स्टूडेंट्स में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। एंड मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप सभी जो मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं उनको इस बारे में पता होना चाहिए। टॉपिक ये है कि क्या सिर्फ IMU-CET ही ऐसा तरीका है जिसके थ्रू आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप IMU-CET नहीं क्लियर कर पाए, क्योंकि ये फैक्ट है, अब एक कंपटीशन में जितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं सभी तो नहीं क्लियर कर सकते। तो जो लोग नहीं क्लियर कर पा रहे हैं उनके लिए क्या ऑप्शन है, या अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो IMU-CET के लिए प्रिपरेशन नहीं करना चाहता बट स्टिल वो मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहता है, तो उसका क्या मेथड है, क्या तरीका है। तो इसी बारे में आज हम बात करेंगे। मैं आप लोगों को बताऊंगा ये तरीका। लेकिन उससे पहले कुछ कॉमन डाउट्स हैं जो स्टूडेंट्स ने कमेंट के जरिए मुझे भेजा है, तो मैं उन डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए और ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है इस बारे में भी आपको पता चल जाए। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि IMU-CET का जो फॉर्म है वो कब रिलीज़ होगा, क्योंकि सेकेंड वीक ऑलरेडी जा चुका है अप्रैल का। अब और कितने टाइम बाद रिलीज होने वाला है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन पूछा है कमेंट के जरिए। तो देखिए बहुत कॉमन सा आंसर है इसका। पूरे ऑल ओवर इंडिया जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है सबका डेट डिले हो चुका है। ठीक है, सारे एग्जाम्स कैंसिल हो चुके हैं। तो ऐसे में IMU-CET तो नहीं हो सकता ना। तो जब भी ये लॉकडाउन खत्म होगा तो IMU-CET जो है अपना जो भी फॉर्म है वो रिलीज करेगा अपने वेबसाइट पे। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप IMU का जो वेबसाइट है उसको फॉलो कीजिए रेगुलरली। स्पेशली लॉकडाउन से पहले तो कुछ नहीं होगा, बट लॉकडाउन के बाद उसको कंटिन्यूसली फॉलो कीजिए और इन बिटवीन भी हफ्ते में एक बार उसको ज़रूर चेक कीजिए। जो भी डिटेल होगा वो IMU-CET के वेबसाइट पर आ जाएगा। ठीक है, मैं भी उसको फॉलो कर रहा हूँ। तो जैसे ही मुझे भी ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन मिलता है या कन्फर्मेशन मिलता है तो मैं भी वीडियो बना के आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। बट आप ये मान के चलिए कि लॉकडाउन से पहले कुछ भी नहीं होगा। अगर लॉकडाउन एक्सटेंड भी हो सकता है अभी 3 मई के बाद, अभी तक तो 3 मई तक है, तो 3 मई के बाद भी एक्सटेंड हो सकता है अगर सिचुएशन नहीं सुधरा तो जो भी होगा वो लॉकडाउन के बाद ही होगा। अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप अच्छे से तैयारी करें, जितनी भी पढ़ाई आप कर सकते हैं उसको कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स ने पूछा है वो ये कि स्पॉन्सरशिप का जो फॉर्म है एंग्लो ईस्टर्न का, उसमें वो लोग IMU-CET का स्कोर मांग रहे हैं, एप्लीकेशन नंबर मांग रहे हैं। तो मैं उन स्टूडेंट से यही बोलूँगा कि अभी आप स्पॉन्सरशिप फॉर्म ना फिल करें। ठीक है, अभी थोड़ा रुक के फिल कीजिए, लॉकडाउन खत्म होने दीजिए, क्योंकि स्पॉन्सरशिप के जो फॉर्म है उसमें आपको जो IMU का एनरोलमेंट फॉर्म है उसका नंबर मेंशन करना ज़रूरी है। तो अगर आप फॉर्म ओपन करेंगे तो फॉर्म में देखेंगे कि हर एक कॉलम में, हर एक सेक्शन में जहाँ जहाँ आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है वहाँ रेड कलर का एक स्टार मार्क है। ठीक है, उस स्टार मार्क का मतलब ये होता है कि आपको वो पर्टिकुलर फील्ड भरना ही भरना है, उसको आप खाली नहीं छोड़ सकते। लेकिन IMU-CET का जो एनरोलमेंट नंबर और मार्क्स वाला फील्ड है उस पर वो मार्क नहीं है, मतलब वो कंपलसरी नहीं है भरना। ठीक है, तो उस केस में आप पहले अपना IMU-CET का एनरोलमेंट फॉर्म भरिए। ठीक है, और उसका जो नंबर आपको मिलेगा, एप्लीकेशन नंबर, उसको आप वहां पे फिल कीजिए एंड कंटिन्यू कीजिए। फिर जब आपका IMU का रिजल्ट आएगा तो ऑटोमेटिकली कंपनी आपके एनरोलमेंट नंबर से आपका मार्क्स चेक कर लेगी और देन उसके बाद आपको बुलाएगी इंटरव्यू के लिए। ठीक है, बट अभी के लिए ये सब आप रुक जाइए, लॉकडाउन एक बार खत्म होने दीजिए, उसके बाद ही भरिएगा IMU-CET का फॉर्म लॉन्च होने के बाद। एक और चीज़ जो बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं सवाल, वो ये है कि स्पॉन्सरशिप कैसे लेना है, क्या है क्राइटेरिया, बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है। तो मैंने पहले भी अपने वीडियो में बताया था जिसमें मैंने स्पॉन्सरशिप के बारे में आप लोगों को बताया था कि सबसे जो बेस्ट तरीका वो ये है कि आप कंपनीज को और इंस्टीट्यूट्स को डायरेक्टली कॉल करें। तो जो एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट्स हैं IMU के, उनको आप डायरेक्टली कॉल करें। कॉल करके उनसे पूछिए कि भाई स्पॉन्सरशिप का क्या मेथड है, आप लोग कब लॉन्च करने वाले हैं स्पॉन्सरशिप। तो वहां से आपको एग्जैक्ट डेट पता चल जाएगा।
ठीक है, मैं आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ, उस इन्फॉर्मेशन को आप फॉलो कीजिए और उसके अकॉर्डिंग आप काम करेंगे तो आपको बिल्कुल जेन्युइन जो तरीका है वो मिल जाएगा। लेकिन अभी लॉकडाउन के चलते अगर आप फ़ोन करेंगे तो वो फ़ोन हो सकता है कि ना पिक करें, आपको इन्फॉर्मेशन ना मिल पाए, क्योंकि अभी ये सब कुछ ही अनसर्टेन है कि लॉकडाउन कब ख़त्म होगा, कब सारा कुछ नॉर्मल होगा। तो अभी लॉकडाउन तक तो आपको रुकना ही है, लॉकडाउन के बाद फिर आप कंपनीज को कॉल कीजिए और उनसे आप पूछ सकते हैं। तो चलिए अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं वापस। तो क्वेश्चन ये है कि क्या सिर्फ IMU-CET ही ऐसा तरीका है जिसके थ्रू आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। आप अगर IMU-CET नहीं भी देते हैं तो भी आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो IMU-CET कंपलसरी नहीं है, लेकिन IMU-CET सबसे बेस्ट तरीका है, ठीक है। ऐसा मैंने पहले भी बताया, अपने सारे स्टूडेंट्स को मैं यही गाइड करता हूँ। तो अगर आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं तो बेटर है ना, आप एक बार देख लीजिए IMU-CET। अगर उसमें आप क्लियर हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं हो पाते हैं तो उसके लिए भी ऑप्शन है, वो मैं आपको बताऊंगा। दोनों ही तरीकों में जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि अगर आप IMU-CET के जरिए जाते हैं तो उसमें आपको अच्छी कंपनी मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं, अच्छा इंस्टीट्यूट मिलने का चांस ज़्यादा है, और सबसे बड़ी चीज़ कि आपकी जो फीस है वो कम लगती है। क्यों कम लगती है? क्योंकि उस केस में IMU-CET के थ्रू अगर आप जा रहे हैं तो आपको कंपनी से स्पॉन्सरशिप मिल जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। अगर आप नॉन IMU-CET के थ्रू जा रहे हैं तो उसमें आपको अलग से स्पॉन्सरशिप के पैसे देने पड़ सकते हैं, प्लस एजेंट्स के थ्रू भी आपको जॉब लेना पड़ सकता है। तो उस केस में एजेंट्स को भी आपको बहुत सारा पैसा देना पड़ सकता है। तो जो मेजर ये 3 डिफरेंस है, पहला अच्छा इंस्टीट्यूट, दूसरा अच्छा जॉब, और तीसरा जो फीस है, ठीक है। तो अगर आपके पास बजट है, आपके पेरेंट्स इतना इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हैं, तो आप इस मेथड से भी जा सकते हैं कि आप IMU-CET नहीं दे रहे हैं और आप डायरेक्टली जाके इंस्टीट्यूट से कोर्स करके आप कंपनी को पैसा देके या स्पॉन्सरशिप लेके आप शिप पे जा सकते हैं। और अगर आपके पास लिमिटेड बजट है कि आप सिर्फ फीस को ही अफोर्ड कर सकते हैं, तो फिर आप IMU-CET के थ्रू ही जाने की तैयारी करें। तो जो नॉन IMU-CET वाला ऑप्शन है उसमें आपको जो इंस्टीट्यूट का फीस है वो तो जाएगा ही जाएगा। तो मिनिमम जो फीस होता है DNS कोर्स का वो 5 to 6 लाख के अराउंड होता है। तो 1 साल का कोर्स है, उसमें आप वहाँ पे रह के ये कोर्स कंप्लीट करेंगे तो उस केस में 5 लाख तो मिनिमम फीस होता ही है सभी इंस्टीट्यूट का। उसके अलावा 1 लाख के अराउंड आप पकड़ लीजिए जो ऊपर नीचे का खर्चा होता है, तो 6 लाख तो आप मान के चलिए, तो 6 लाख का खर्चा तो आने ही वाला है इस कोर्स में, ठीक है। उसके अलावा अगर आपके पास स्पॉन्सरशिप नहीं है तो वो स्पॉन्सरशिप आपको लेना पड़ेगा। तो स्पॉन्सरशिप आप कंपनी से ले सकते हैं। अब क्या होता है कि बीइंग अ फ्रेशर आपको तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है। अब क्या होता है, जो अच्छी कंपनीज हैं, एंग्लो ईस्टर्न, ग्रेट ईस्टर्न, इस तरीके की जो कंपनी है, फ्लीट मैनेजमेंट, वॉलम, तो ये सारी कंपनीज क्या करती हैं, ये पहले ही स्टूडेंट्स को स्पॉन्सरशिप दे चुकी होती है जो IMU के थ्रू आए होते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ऐसे में इनके पास वैकेंसीज फ्रेशर्स के लिए नहीं होती है, लगभग खत्म हो चुकी होती है, ठीक है। अब ऐसे में अगर आप नॉन IMU-CET के थ्रू आपने कोर्स किया है किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से, लेकिन हाँ एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखें कि आप कोई भी इंस्टीट्यूट से करें, चाहे वो नॉन IMU-CET हो, चाहे वो IMU हो, कैसा भी हो, वो DG अप्रूव्ड होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही है कि आप DG अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट से ही करें। DG अप्रूव्ड मीन्स डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग इंडिया, ठीक है। तो उन्हीं से ही करें, किसी ऐसे इंस्टीट्यूट से ना करें जो DG शिपिंग के वेबसाइट पे नहीं है। तो DG शिपिंग के वेबसाइट पे अगर जाएंगे तो वहाँ पे आपको लिस्ट मिल जाएगा वो इंस्टीट्यूट्स का जो DG से अप्रूव्ड है, ठीक है। सिर्फ उन्हीं से आपको करना है। तो जब आप नॉन IMU-CET से कोर्स करते हैं DNS, ठीक है, उसके बाद सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि एज अ फ्रेशर जॉब लेना, ठीक है। और यही सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि DNS के बाद का जो 18 मंथ्स है वो एज अ ट्रेनी आपको जॉब लेना है किसी शिप पर, और शिप पे आपको प्रैक्टिकल नॉलेज लेना है, काम करना है। तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि कोर्स खत्म होने के बाद जितनी भी कंपनीज हैं शिपिंग से रिलेटेड, उन कंपनीज के पास अप्रोच कर सकते हैं, उनके पास अपना रेज्यूमे, बायोडाटा दे सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं। लेकिन चांसेस बहुत कम है, ये फैक्ट है। या यूट्यूब में भी बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा, बाहर भी आपको मिलेगा ऐसे इन्फॉर्मेशन कि अरे नहीं, एजेंट्स को नहीं देना पड़ता है, डायरेक्टली आप कंपनी में जाइए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा अगर आप सब कुछ इंटरव्यू अगर आपका सही जाता है तो। लेकिन जो हार्ड फैक्ट है वो ये है कि इस पर्टिकुलर फील्ड में करप्शन काफ़ी है, ठीक है। करप्शन इन द सेंस, वो करप्शन किधर होता है, प्लेसमेंट में,
ठीक है। तो बिना, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप डायरेक्टली जाएंगे और वो आपको जॉब दे देंगे, तो उसका चांस बहुत कम है, ठीक है। अब क्या होता है, जब आप कोर्स करेंगे तभी आपको पता चल भी जाएगा काफ़ी कुछ, कि इस पर्टिकुलर फील्ड में शिपिंग एजेंट्स होते हैं, ठीक है। कुछ एजेंट्स होते हैं जो जेन्युइन होते हैं, कुछ होते हैं जो फ्रॉड होते हैं। तो पास आउट होने के बाद जो पहला स्टेप है, पहले तो आप खुद से ट्राई करें, अपना जो रेज्यूमे है वो अलग अलग कंपनीज में सबमिट करें, फिर थोड़ा 1 महीने 1.5 महीने आप वेट करें। अगर आपको कॉल नहीं आता है कहीं से, देन उसके बाद आप एजेंट्स को अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन ज़रूरी यह है कि जिस भी एजेंट के पास आप अप्रोच करें वो जेन्युइन होना चाहिए। तो ये कैसे पता लगाएं कि कौन सा एजेंट जेन्युइन है, कौन सा फ्रॉड है? तो इसका एक सिंपल तरीका है। वो तरीका यह है कि आप उस एजेंट के पास जाएं जो एजेंट आपसे एडवांस ना डिमांड कर रहा हो, ठीक है। तो अगर जेन्युइन एजेंट है तो वो आपसे कभी भी एडवांस डिमांड नहीं करेगा। वो हो सकता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स अपने पास सबमिट कर लें, ठीक है, लेकिन आपसे पैसा कभी नहीं लेगा एडवांस में। जब आपका जॉब हो जाए आपको वो ऑफर लेटर दे देगा आपके हाथ में, ज्वाइनिंग आपकी प्रोसेस सारा करवा देगा, उसके बाद ही आपसे पैसा लेगा, ठीक है। बहुत सारे ऐसे एजेंट्स हैं, तो आप जब इंस्टीट्यूट से बाहर निकलेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे जेन्युइन एजेंट्स मिल जाएंगे मुंबई में। स्पेशली मैं रिकमेंड करूंगा कि आप मुंबई में ही ढूंढें आके, क्योंकि मुंबई में ज़्यादातर एजेंट्स जो है वो जेन्युइन है। बट उसके अलावा अगर आप चेन्नई या दिल्ली वगैरह, दिल्ली से तो बिल्कुल मत करें, चेन्नई है, गोवा है, इन सब जगह से आप बिल्कुल अप्रोच ना करें, मुंबई आएँ। मुंबई में सीमेंस क्लब है, ठीक है, देन आपके और भी ऐसे यूनियंस हैं, वहाँ जाके बात करें और आपको बहुत सारे ऐसे नंबर्स मिल जाएंगे जेन्युइन एजेंट्स का। तो जेन्युइन एजेंट के ऑफिसेस भी होते हैं, ऐसा नहीं कि आप रोड पे खड़े होकर एजेंट से बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। जो एजेंट्स होंगे उनके प्रॉपर ऑफिस होंगे, अच्छे ऑफिसेस होंगे, वहाँ जाके आप बात कर सकते हैं। अब बात आती है कि आपको फीस के अलावा और कितना अमाउंट खर्चा करना पड़ सकता है जॉब के लिए। तो देखिए, अगर आप एजेंट के पास जा रहे हैं तो वो आपको 2 ऑप्शन देगा, या तो आप कोस्टल में जाएं या फिर आप फॉरेन फ्लैगशिप में जाएं। कोस्टल शिप्स छोटे होते हैं और वो कोस्टल एरिया में ही ट्रैवल करेंगे, मतलब विद इन इंडिया, ठीक है। फॉरेन फ्लैगशिप्स बड़े होते हैं साइज में और वो इंडिया के बाहर आपको लेके जाते हैं और वहाँ पे जितना भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम होता है वो इंडिया से बाहर होता है, ठीक है। ऐसे में जो फीस है वो भी डिफरेंट होता है। अगर आप कोस्टल शिप्स ज्वाइन कर रहे हैं तो उसमें आपको अमाउंट कम देना पड़ सकता है, पैसा आपका कम लगेगा, ठीक है। मेरे ख्याल से जितना मुझे पता है, आई थिंक 1.5 से 2 लाख रुपए या 2.5 लाख रुपए आपको देना पड़ सकता है कोस्टल शिपिंग के लिए। अगर आप फॉरेन फ्लैगशिप में जा रहे हैं तो उसमें भी फर्दर कैटेगरी होती है कि शिप कितना बड़ा है, कंपनी कितनी अच्छी है, उस हिसाब से आपसे वो पैसा मांगेंगे। तो अगर कोई बड़ी कंपनी है जैसे कि ग्रेट ईस्टर्न हो गया या कोई इस तरीके की कंपनीज़ हैं, तो आपसे हो सकता है कि वो समवेयर अराउंड 3 लाख 4 लाख या 5 लाख तक डिमांड कर सकते हैं। अगर VLCC ULCC है, वैसे तो VLCC ULCC की वैकेंसीज कम आती हैं, लेकिन अगर है तो उस केस में आपको पैसा ज़्यादा देना पड़ सकता है। लेकिन हाँ, एक चीज़ आप ध्यान रखें, शिप जितनी बड़ी होगी, कंपनी जितना बड़ा होगा, आपकी सैलरी भी उतनी अच्छी होगी। तो जो अमाउंट आप पे कर रहे हैं एजेंट को, मान लीजिए आप 4 लाख रुपए एजेंट को आपने पे किया और आप एक अच्छी कंपनी में चले गए जहां आपकी सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी $600, $700 या $800 तक मिल रहा है, तो एज अ फ्रेशर ही बुरा नहीं है, ठीक है। तो ये एज अ फ्रेशर आपको 4 लाख रुपए आप पे कर रहे हैं, लेकिन जब आप 6 महीने 9 महीने की सेलिंग आप कंप्लीट करेंगे एंड देन उसके बाद सेकंड सेलिंग पे जाएंगे तो आपको फिर सैलरी बढ़ के मिलती है और सेकंड सेलिंग में आपको अमाउंट भी कम देना पड़ता है, ठीक है। और एक और चीज़ मैं इसमें आपको रेकमेंड करूंगा कि अगर आप एजेंट के थ्रू कोई कंपनी में जा रहे हैं, ठीक है, तो उस एजेंट को ये ज़रूर बोलें कि मुझे परमानेंट कंपनी चाहिए, ठीक है। ऐसी कंपनी नहीं चाहिए जहाँ पे मुझे हर बार वेट करना पड़े बहुत ज़्यादा या एक ही बार सेलिंग हो। जनरली क्या होता है, एजेंट्स अपने फ़ायदे के लिए कैंडिडेट्स को अगर नहीं पता है तो वो ऐसे कंपनीज में भेज देते हैं जहाँ पे सिर्फ आपका 1 टाइम का सेलिंग होता है, मतलब कि आपने 9 महीने सेल किया, देन आप वापस आ गए, अगेन आपको एजेंट के पास जाना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा, फिर दूसरी कंपनी में जाएंगे। तो ऐसा ना करें, एजेंट को बोलेंगे मुझे परमानेंट कंपनी चाहिए। जनरली ITF कंपनीज होती हैं, ठीक है, तो वहाँ पे परमानेंट आपका जॉब होता है। तो क्या होता है कि जैसे ही आपने 9 महीने की सेलिंग कंप्लीट करी, आप वापस आ गए एंड साइन ऑफ करके, उसके बाद 1 महीने 2 महीने के रेस्ट के बाद आपको कंपनी वापस बुला लेती है। तो उस केस में आपको एजेंट को वापस से पैसा नहीं देना पड़ता है, ठीक है। हो सकता है कि इनिशियली एजेंट आपसे उस चीज़ के लिए ज़्यादा पैसा ले ले ऐसी कंपनी में आपको प्लेस कराने के लिए, लेकिन फिर भी आप फायदे में रहेंगे।
तो मान के चलिए कि 6 लाख रुपए आपका डीएनएस के कोर्स के लिए इन्वेस्ट होगा और उसके ऊपर आप 5 लाख रुपए आप मान के चलिए, पकड़ के चलिए, ठीक है, अगर आप नॉन आईएमसीईटी के थ्रू जा रहे हैं तो ऑन एन एवरेज 11 लाख रुपए का खर्चा आप मान के चलिए मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। सैलरी की टेंशन बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि सैलरी जैसे जैसे आप ग्रो करते जाएंगे सैलरी अच्छी होती जाएगी, बहुत अच्छी हो जाएगी, तो जितना भी आपने खर्चा किया है वो सारा कुछ आपका 2 से 3 साल में कवर अप हो जाएगा, ठीक है, बल्कि ज़्यादा ही हो जाएगा। तो सैलरी के बारे में बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, सिर्फ और सिर्फ फोकस रखिए कि आपको एक अच्छे शिप पे जाना है, अच्छे से आपको पढ़ाई करनी है और प्रोमोट होके कैप्टन बनना है, ठीक है। तो ये हमेशा आपके माइंड में होना चाहिए कि आपको कैप्टन बनना है अगर आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर रहे हैं तो। एक इंपॉर्टेंट टिप मैं आप लोगों को देना चाहूँगा, इवन एक एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा मेरे ही कुछ फ्रेंड्स का जिनको मैं जानता हूँ। तो क्या हुआ था, जब उन लोगों ने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया था शिप तो वो भी एजेंट के थ्रू गए थे, लेकिन क्योंकि वो भी फ्रेशर थे और उस टाइम यूट्यूब वगैरह पे इतने चैनल्स नहीं होते थे या लोग इतना ज़्यादा सर्फिंग नहीं करते थे, तो वो लोग एक फ्रॉड एजेंट के चक्कर में पड़ गए और उन्होंने पैसा तो पे किया और एजेंट ने उनकी जॉब भी लगा दी, ठीक है। अब जॉब जिस शिप पे उन्होंने लगाया वो शिप था सिंगापुर में, तो ये इंडिया से वो लोग सिंगापुर गए। सिंगापुर में जब उन्होंने शिप ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के 3 महीने बाद वो शिप तो बहुत ही बेकार था, वो तो छोड़ ही दीजिए आप कैसा था नहीं था शिप, ठीक है, छोटा सा शिप था। 3 महीने काम करने के बाद शिप पे उन लोगों को वहां से उतार दिया गया शिप से, ठीक है, और उनको ना सैलरी दी गई ना कुछ दिया गया, उनके पास पैसे तक नहीं थे, वो लोग वहीं पे अटक गए। 1 महीना वो लोग वहीं पे फंसे रहे सिंगापुर में, फिर उसके बाद काफ़ी कंप्लेंट्स और उसके बाद वो लोग फिर वापस इंडिया में आ पाए। तो इस चीज़ को आपको बहुत ध्यान रखना है, जब भी आप किसी एजेंट से बात कर रहे हैं तो उसको समझने की कोशिश कीजिए। अगर वो बहुत ज़्यादा आपको वो कर रहा है, लालच दे रहा है, अरे नहीं हम करा देंगे, अरे बहुत अच्छा है, ये है वो है, तो समझ लीजिए कि वो फ्रॉड है। जो जेन्युइन एजेंट है, इतना ज़्यादा काम होता है या उसके वो इस चीज़ में नहीं रहेगा कि किसी कैंडिडेट को जो है बोल बोल के उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करूँ, वो इस चीज़ में नहीं पड़ेगा। वो आपको सीधा सीधा बोलेगा कि भाई आओ मुझसे मिलो, ये है अब आप देख लो। वो आपको कभी भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश नहीं करेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। और जो दूसरा मैंने बताया कि एडवांस कभी नहीं मांगेगा एजेंट, अगर जेन्युइन है तो एजेंट पैसा आपसे नहीं मांगेगा एडवांस में, तो ये बिल्कुल दिमाग में रखें। क्योंकि जो एजेंट्स हैं वो लोग बहुत चालाक होते हैं, वो आपको अपनी बातों में फंसाएंगे, आपसे बोलेंगे कि अरे नहीं मैं आपको इतने का जॉब लगा रहा हूँ, आपको इतना पैसा देने में दिक्कत हो रही है, आप एडवांस दे दीजिए, अरे 30 नहीं तो 20 दे दीजिए, 20 नहीं तो 10 दे दीजिए। बिल्कुल नहीं देना है, ठीक है। एजेंट्स बहुत हैं, अब दूसरे एजेंट्स ढूंढिए। चलिए, अगर कोई और डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, और मैं ट्राई करूँगा कि आपके सारे कमेंट्स का जवाब दे पाऊँ। और क्योंकि मैं भी बहुत बिजी होता हूँ तो ऐसा हो जाता है कि मैं सारे कमेंट्स का जवाब नहीं दे पाता, लेकिन अगर आप कमेंट कर रहे हैं जेन्युइन है तो मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा। और साथ ही मैंने इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक मैंने दे दिया है, तो वहाँ पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं ट्राई करूँगा कि उसका आंसर दे पाऊँ। तो वेडनेसडे शाम 7:30 बजे मेरा प्लान है कि मैं लाइव आऊँ और आप लोगों के जो भी डाउट्स है उसको मैं डिस्कस करूँ लाइव। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके पास कोई डाउट है या कुछ है, अगर आप चाहते हैं कि मैं लाइव आऊँ और आपके डाउट्स को क्लियर करूँ, तो उसके लिए आप कमेंट ज़रूर करें। कमेंट में मुझे मेंशन करें कि हाँ सर लाइव आइए, हमें डाउट है। तो मैं शाम को 7:30 बजे वेडनेसडे को लाइव ज़रूर आऊँगा। और जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप अपने एक पेज पे लिख के रखें, ठीक है। और जैसे ही मैं लाइव आऊँ आप जो है कमेंट के ज़रिए लाइव वीडियो में मुझसे पूछिए, मैं लाइव उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा जो भी मुझे पता होगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और हाँ, शेयर भी करें। आपके जो भी फ्रेंड्स हैं, फैमिली में अगर कोई मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनको भी ये वीडियो शेयर करें, ताकि उनको भी मदद हो, उनके लिए भी एक करियर अपॉर्चुनिटी का उनको भी पता चले। तो वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।